अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये तो अरबों की कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, ये हम का लफ्ज़ कहाँ से आया? और ये बहुत से लोग अक्सर ये कॉन्वर्जेशन करते हैं। मैं क्विक आंसर आगाज़ में करना चाहता हूँ। द मोमेंट कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसकी जोग्राफी, उसकी एथनिसिटी, उसकी ज़ात, उसकी नस्ल वो माइनस हो जाती है, सब पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाता है और आप एक बड़ी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाते हैं। खिलाफत राशिदा आपकी हो जाती है, हसन हुसैन आपके हो जाते हैं, ये सारी तारीख आपकी हो जाती है और आप उस बिल्डिंग ब्लॉक को ओन करते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है ये अरब्स की नहीं है, ये मुसलमानों की है। सही। ये किसी जोग्राफी की नहीं है, मुसलमानों की। और इसीलिए जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो वेस्टर्न प्रेस उससे पाकिस्तानी बॉम्ब नहीं कहती थी, इस्लामिक बॉम्ब कहती थी। सही। उनको भी ये पता है कि ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये बात है। तो जोग्राफिकली ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का प्राइड है, लेकिन ओवरऑल ये उम्मत मुस्लिमा का प्राइड है। तो हमारी जो ये बड़ी आइडेंटिटी है इसको हम याद भी हमने रखना है, इसको सेलिब्रेट भी करना है और इंशाल्लाह हमने आगे भी बढ़ना है। तो यानी इस चीज़ को हम ऐसे ही लेंगे कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एब्सोल्युटली, उम्मत मोहम्मदी आला साहिब सलात। और हमारे फिरके बाद में, हमारे मसलक बाद में, हमारी क्रीड्स, कस्टम्स, कन्वेंशन, जात पात बाद में, ज़ाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई निस्बत सबसे पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ी खूबसूरत बात। तो हम मुंदलस की बात कर रहे थे और वो मैं जैसे कल आपसे शेयर कर रहा था, मूसा बिन नुसैर वहाँ पे हमारे गवर्नर थे। अफ्रीकिया सूबा था जी, जो मुसलमानों ने बना लिया था। ये एम्पायर इतनी बड़ी थी और मिस्र एक अलहदा सूबा था, अफ्रीकिया नया सूबा था। तो यहाँ से तारिक बिन ज़ियाद को भेजा जी। और जैसे कल कॉन्वर्जेशन हुई कि वो स्ट्रेट एक वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी को, दो ओशंस को या दो समंदरों को जो मिलाती है वो स्ट्रेट होती है। बिल्कुल। तो वहां पे स्ट्रेट है और वो स्ट्रेट सिर्फ 9 माइल्स है। मराकश से जब आप जाते हैं तो विद इन 9 माइल्स। और आजकल वो वहां पे शिप्स चलते हैं या वो जो स्टीमर्स चलते हैं, 35 मिनट के अंदर आप मोरक्को से स्पेन चले जाते हैं। अच्छा। तो तारिक बिन ज़ियाद मुसलमानों के जनरल वो वहां पर पहुंचे और तारिक बिन ज़ियाद जिस चट्टान के ऊपर उन्होंने लैंड किया, यानी वो पहुंचे, उसको जबलुत तारिक कहते हैं उनकी याद में। जबलुत तारिक से ही अब उसे वो वेस्टर्नाइज हो गया तो वो जिब्राल्टर उसे अब कहते हैं, लेकिन असल में वो अरबिक में जबलुत तारिक था जहां पे वो उतरे। और उन्होंने एक बड़ी यादगार तकरीर वहां पे की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इस पे एतराज भी करते हैं, लेकिन लिटरली ये बड़ी मशहूर बात है कि उन्होंने कश्तियां जलाई। कुछ लोग एतराज करते हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर लिटरली उन्होंने कश्तियां नहीं भी जलाई तो हकीकतन कश्तियां जला ही दी थी। सही। और उन्होंने वहां पे तकरीर की, उन्होंने कहा लोगों पीछे समंदर है, आगे हमारी वो टेरिटरी है, वो एनिमी है जिसकी तरफ हमने जाना है, तो अल्लाह का नाम लो और एडवांस करो। और फाद साहब उस वक्त स्पेन में कौन सी फोर्सेस थी? ये बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग, ये जी एक विसिगोथिक एक एम्पायर थी वहां पे। ये जर्मैनिक लोग थे। सही। ये जर्मैनिक्स थे और ये लोग उस वक्त स्पेन के इस एरिया को कंट्रोल करते थे। तो ये कुछ अरसा पहले तक बाइजेंटीनियन एम्पायर का कोई इन्फ्लुएंस था, लेकिन इस वक्त बाइजेंटीनियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये जर्मैनिक ट्राइब्स यानी जर्मन्स के ट्राइब्स थे जो स्पेन को कंट्रोल करते थे और उनकी यहाँ पे एम्पायर थी जिनके साथ इनका मुकाबला हुआ। 711 के अंदर इन्होंने पहली दफा जो है स्पेन को फतह किया। 1 साल ये वहां पे रहे तारिक बिन ज़ियाद। फिर 712 में मूसा बिन नुसैर भी आ गए यहाँ पे और इन्होंने अपना इनिशियल कंट्रोल जो है वो कायम किया। और एज यू नो कि बनु उमय्या का जो कैपिटल था वो दमास्कस में था और महल्लाती साजिशें होती थी। जब एक खलीफा का इंतकाल होता, दूसरा आता, तो वो ये करते थे कि पुराने जनरल्स को वापस बुला लिया, हिसाब किताब दो, क्या हो रहा था वहां पे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी हुआ 712 में कि उसको भी बुलाया गया। सही। इन लोगों को भी 715 में वापस बुला लिया गया। मूसा बिन नुसैर को भी, तारिक बिन ज़ियाद को भी इनसे कहा कि जी हिसाब किताब दें ये वो। तो इनके साथ जो इनका एंड है वो इतना अच्छा नहीं हुआ उस वक्त का जो बनु उमय्या का खलीफा था। लेकिन बनु उमय्या का कंट्रोल यहाँ पे कायम हो गया। सही। और 750s में जो है ये कंट्रोल जो है बहुत आगे चला गया और मतलब ये एक प्रोविंस बन गया। स्पेन बिकेम पार्ट ऑफ बनु उमय्यास एम्पायर। सही।
अब थोड़ा सा और आगे चले, और पूरा स्पेन या कुछ एरिया? ये कुछ पूरा स्पेन तो नहीं था, गालिब अक्सरियत आप उसे कह सकते हैं। सही। लेकिन इसके अंदर सिटी स्टेट्स थी, सिटी सेंटर्स थे, खास तौर पे करतबा, गरनाता, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। और गालिब अक्सरियत ही आप इसे कहें, लेकिन ये अंदलूसिया एक सूबा उन्होंने बनाया मुसलमानों ने, जिसे अंदलस, इसी को कहते हैं। ऑफ कोर्स मुस्लिम स्पेन इसी को कहते हैं, यानी मुस्लिम वहां पे आ गए। अच्छा, अब जाते ही तो सारे मुसलमान नहीं थे, ऑफ कोर्स, यानी ये तो मुसलमान गए, और ये तो एक माइग्रेशन थी वहां पे। वहां पे ये बर्बर्स, नॉर्थ अफ्रीकन वो थे, अरब्स थे, और ये जा रहे थे वहां पे। अच्छा, अब अब्बासी अंपायर आ गई। अब जब अब्बासी अंपायर आई तो इन्होंने बनु उमैया को चुन चुन कर उनका खात्मा किया, और बनु उमैया का एक शहजादा बचा सिर्फ। सही। अच्छा। अब्दुर्रहमान द फर्स्ट उसको कहते हैं। सही। और वो इराक पे कहीं जब वॉर हुई थी तो वो इराक से निकला। इट टुक हिम 5 years, बचता बचाता, वो कहते हैं ना सारे कॉन्टिनेंट्स की पुलिस उसके पीछे लिटरली लगी हुई थी। 5 साल बाद वो स्पेन पहुंच गया, क्योंकि स्पेन में बनु उमैया ने एम्पायर पहले क्रिएट की हुई थी। अब बनु अब्बास जब आई तो इसका एक वहां पे नेचुरली एक लिंक बना कि मैं स्पेन भाग जाऊं। ये स्पेन भाग गया। अब स्पेन के गवर्नर को भी पता था कि भाई अब तो बनु उमैया की एम्पायर पीछे से खत्म हो गई है, तो मैं ही यहाँ पे लीडर बन जाऊं। तो खैर करते कराते ये स्पेन में पहुंचा, लोकल गवर्नर के साथ इसकी लड़ाइयां झगड़े ये वो करते करते, लेकिन स्पेन में इसने परमानेंट अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली। सही। 755। अब स्पेन जो है वो बनु उमैया का एक सेंटर बन गया। ओवरऑल गवर्नमेंट बनु अब्बास की थी। ठीक। स्पेन में बनु उमैया की गवर्नमेंट कायम रही, और ये कुछ 700 साल इन्होंने वहां पे इक्तदार को एंजॉय किया, वन वे द अदर। 1492 में स्पेन जो है वो मुसलमानों से वापस लिया गया, और मुसलमानों को नाउजुबिल्लाह वहां पे मतलब शिकस्त हुई, यानी हमने वो इलाका अपना छोड़ दिया जो 700 साल तकरीबन हम वहां पे रहे। अब स्पेन में क्या हो रहा था, ये कहानी बड़ी मजे की। और उन्हीं जर्मेनिक ट्राइब्स ने ही शिकस्त दी ने बाद में। जर्मेनिक ट्राइब्स ने शिकस्त नहीं दी थी, वहां पे उनका एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन किंग था जो आया, और वो भी एक रिलीजियस उसका सेंटिमेंट था, और उसने आके इनको शिकस्त दी। ठीक। और वो जर्मेनिक्स नहीं थे, उसमें फ्रैंक्स भी थे, ऑस्ट्रियंस, इस तरह से एक वो जिस तरह बड़ी फौज होती है, तो उन्होंने स्पेन को रिक्लेम किया। सही। तो वो जो गोथिक वो एम्पायर थी वो तो बाय द टाइम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती 1492 में। बहरहाल अब ये जो करतबा है, ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कोर्डोबा कहते हैं। करतबा अपनी पीक के ऊपर दुनिया में कोई शहर इसके कंपैरिजन में नहीं था, और अगर कोई शहर कंपैरिजन में था तो वो बगदाद था या कस्तंतुनिया था। ठीक। यूरोप पूरा जो है वो बिल्कुल एक कस्बा था, और ये जो शहर है ये उस वक्त एक एपिसेंटर था। अब अब्दुर्रहमान III यहाँ का बहुत बड़ा रूलर था। अब्दुर्रहमान III 900s में इक़्तिदार संभाला। उसने 2-3 बड़े काम किए। नंबर 1, उसने एक शहर बनाया मदीना तो ज़हरा, एक बहुत बड़ा शहर, वो करतबा से 4 मील दूर था। अब वो शहर जो था बजाते खुद 1 मील बाय 1 माइल बाय 1 माइल तकरीबन वो शहर था, यानी वो 1 स्क्वायर माइल बड़ा शहर था। ठीक। 3 टेरेसेस उसके बने हुए थे, 3 लेवल्स पे वो शहर बना हुआ था। ठीक। सबसे ऊपर वाले टेरेस पे रॉयल पैलेसेस थे। अच्छा। सेकंड टेरेस के ऊपर उसने एक फॉरेस्ट बनाया, वहां पे एनिमल्स थे, वहां पे जूस थे, वहां पे पूल्स थे। और थर्ड टेरेस पे उसने अपने सर्वेंट्स का, लोगों की वो जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी वो बनाई। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या थर्ड से आप स्टार्ट करें? थर्ड सबसे ऊपर से मैंने, सबसे ऊपर उसका अपना था ना रॉयल पैलेस। ठीक ठीक। तो सबसे ऊपर था वो रॉयल पैलेस, गार्डन्स और वो सारे ऊपर। सेकंड, अब ये पूरा शहर है, आप इमेजिन करें, और ये डिस्कवर हुआ है 20th सेंचुरी में, और यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये भी। वाह वाह वाह। यानी 3 टेरेसेस थे, 3 लेवल्स के ऊपर। अच्छा। और पूरा शहर इस तरह से बना हुआ है। सेकंड टेरेस जो है वो पूरा फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, वहां पे दरख्त है, वहां पे एनिमल्स है, वहां पे वो हंटिंग करता है, वहां पे वो साए हैं, वहां पे वो अपने डमास्कस को याद करता है, इस तरह की चीज। अब तो वो रेमिनेंट्स है ना, उसके शहर तो खत्म हो गया। और थर्ड के ऊपर उसने पूरी वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज उसके स्टाफ की, मदीना तो ज़हरा, यूनेस्को हेरिटेज साइट। और वहां पर पहली दफा यूरोप के अंदर ये नहीं था, आज तो ये कॉमन बात है, रनिंग वाटर था। यहाँ पे जिसने वॉशरूम्स बनाए, टॉयलेट्स बनाए, पूल्स बनाए, वहां पे उस दौर में रनिंग वाटर इसने इंट्रोड्यूस करा दिया, जो पूरे यूरोप में कहीं नहीं था। अच्छा। सही।
यानी रनिंग वाटर के लिए एक पूरा सैनिटरी का नेटवर्क बनाया, जैसे आज हम टैप से पानी को कंट्रोल करते हैं। उस दौर में ये तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये ले आए वहां पे अपने किसी आर्किटेक्चरल मार्वल, मतलब आज ये 900 की बात कर रहा हूँ, आज से 1100 साल पहले की। वाह। तो वो एक बिल्कुल मास्टरपीस था, शाहकार था, मदीना तो ज़ारा। नंबर 2, क्योंकि ये दमास्कस से थे और दमास्कस में मस्जिद उमैया बहुत बड़ी मस्जिद थी जो जहाँ पे इनका पैलेस भी हुआ करता था। अब उस तरह का कोई कोर्ट होना चाहिए और एक स्पिरिचुअल साइट होनी चाहिए, तो इन्होंने मस्जिद करतबा बनाई वहां पे। और मस्जिद करतबा भी पहले चर्च थी, लेकिन उसकी जमीन को इन्होंने खरीदा 785 में। सही। और हर बादशाह उसके अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन करता रहता था। उसकी आर्ची, अच्छा, पूरे यूरोप से बेस्ट मार्बल, बेस्ट जो हो सकते हैं आर्टिजान्स वो आ रहे हैं, कारीगर आ रहे हैं, और वो हर बादशाह के दौर में, वो 3 बादशाहों के दौर में वो बनती रही है। अच्छा। और जो उसकी आर्चीज हैं वो जैसे पाम ट्रीज होते हैं, खजूरों के दरख्त। तो वो इनको सीरिया की याद आती थी और वो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ था, यानी शाम, क्योंकि ये शाम के थे, शाम में थे इनका सेंटर। तो वो जो मस्जिद करतबा थी वो भी एक मास्टरपीस था। अच्छा, इनका एक अब्दुर्रहमान III के बाद इसका बेटा था अल-हकम II, वो आर्ट्स का बड़ा दिलदादा था, लिटरेचर, किताबें, उसकी अपनी जाती लाइब्रेरी थी और उस दौर में 4 लाख किताबें उसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थी। वाह वाह। और आजकल तो होता है ना फोटो कॉपी का जमाना है। हाँ जी। तो उस दौर में ये हाथ से किताबें लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे और लिखवाई जाते थे। तो कातिबीन की पूरी एक फौज होती थी जिनका पूरा काम ही ये था किताबें कॉपी करना। हर साल वो कहते हैं 60,000 किताबों के वॉल्यूम्स जो है वहां से कॉपी होके बाहर निकलते थे। वाह वाह। और उसके अंदर रेयर बुक्स, पुराना फलसफा, लॉजिक, थियोलॉजी, लिटरेचर, मतलब वो एक इट वाज लाइक एन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो करतबा के अंदर आया हुआ था। अच्छा, 2 बंदे हैं यहाँ पे, वैसे बंदे बहुत से हैं जिनका तस्करा हो सकता है। इब्ने हज़म हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम स्पेन के साथ था। मोहिउद्दीन इब्ने अरबी यहाँ पे पैदा हुए। इब्ने रुश्द, जिसको वेस्ट एवरोस कहती है, वो यहाँ पे थे। यहाँ पे अल्लामा अब्दुल बर, जिनकी बहुत बड़ी किताब अल-इस्तियाब है, वो थे यहाँ पे। लेकिन 2 बंदों का नाम, वक्त हमारे पास बड़ा कम है, लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र अगर हमने ना किया तो बात रह जाएगी। मैं चाहूंगा थोड़ा मुझे वक्त दे दें। जी जी। एक साहब थे ज़िरियाब। ज़िरियाब जो थे ये बगदाद से इधर माइग्रेट होके आए थे। ठीक। ही वॉज अ म्यूजिशियन पार एक्सलेंस, टॉप का म्यूजिशियन था। और उससे बढ़कर वो इमेज कंसल्टेंट था, वो स्टाइल कोच था, वो फैशन कंसल्टेंट था उस टाइम पे। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में पहला डिओड्रेंट वो लेके आया। अच्छा। अंडर आर्म स्टिक वो लेके आया। अच्छा। यूरोप की पहली टूथपेस्ट वो लेके आया। हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। मल्टीपल कोर्स मेन्यू, खाने के मेन्यूज होते हैं, ये उसने बताया कि ये पहले सूप सर्व होगा, फिर मेन कोर्स होगा, फिर डिजर्ट होगा।